हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस हमने अपना एनवायरनमेंट में इकोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर्स करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए, हमने ये पढ़ा था कल की जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर्स, दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी या फिर प्रोडक्टिविटी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था अपराइट का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था अपराइट क्या होता है, जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक अगर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म घट रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज अपराइट। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, व्हेन one trophic level to another trophic level, if number of organism is increasing then it is called as inverted pyramid. Fine. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या होता है। देखो गाइस, ये बताता है कि नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर डिफरेंट लेवल्स में कितने हैं। मैंने बात समझ में आ गई। लाइक सबसे पहले क्या है, आपके प्रोड्यूसर्स, फिर आपका है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर है। ये रिलेशनशिप बताता है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में कितने नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं और कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है उनके साइज पे और बायोमास में। पिरामिड ऑफ नंबर्स दोनों ही हो सकते हैं, अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि पिरामिड ऑफ नंबर्स ऐसा नहीं है कि हमेशा अपराइट ही होंगे, ठीक है, वो इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये ना डायरेक्टली भी अगर आपने टेस्ट सीरीज लगाओगे तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या पिरामिड ऑफ नंबर्स ओनली अपराइट होता है, ओनली इन्वर्टेड होता है, या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पिरामिड ऑफ नंबर्स अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकता है। देखो गाइस, इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसमें ये पूछ लेते हैं कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं कि टेरेस्ट्रियल में किस हिसाब से क्या अपराइट होता है या मतलब कि इन्वर्टेड होता है, और एक्वेटिक में कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे हम देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स अपराइट कहाँ पाया जाता है, मतलब कि जहां पे जो 1 ट्रॉफिक लेवल टू जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इस पिरामिड में ऑलरेडी बता दिया जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाके डिक्रीज होते हैं। हियर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज डिक्रीज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ये आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। और ऐसा कहाँ पे, इस तरह का पिरामिड कहाँ पे देखा जा सकता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ठीक है, मतलब जो भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वहां पे इस तरह का कैसा अपराइट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कहां पे देखने को मिलता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट पिरामिड देखने को मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके अलावा पिरामिड ऑफ नंबर्स इन्वर्टेड क्या है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस पिरामिड में क्या होता है, जो नंबर ऑफ पिरामिड इंडिविजुअल्स हैं वो लोअर लेवल्स टू हायर ट्रॉफिक लेवल में जो इंडिविजुअल्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है, एक जैसे इन्होंने एग्जांपल ले लिया कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या है, वो कम है। ठीक है, और कंज्यूमर्स क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स 2 है तो कंज्यूमर्स क्या है, 3 है। ठीक है, सिंपल बात दे दिया। अकाउंट इन अ फॉरेस्ट वुड हैव अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोड्यूसर्स, मतलब कि प्रोड्यूसर्स उसमें कम है बट इट हैज अ मतलब कि लेकिन जो कंज्यूमर्स है वो इसमें ज्यादा है। ठीक है, मतलब दे वुड रिप्रेजेंट द बेस ऑफ पिरामिड एंड डिपेंडेंट हेर्बिवोरस। ठीक है, तो गाइस ये थोड़ा ना आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि इन्होंने थोड़ा लाइक कंफ्यूज कर रखे हैं। ठीक है, तो आप इसको मत समझो। ठीक है, जो पिरामिड ऑफ नंबर्स है ये फैक्ट नहीं लेता कि साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म मैटर करता है या नहीं, बीइंग काउंटेड इन ईच ट्रॉफिक लेवल कैन वेरी। ठीक है, मतलब ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म का साइज है वो वेरी कर सकता है। जो पिरामिड ऑफ नंबर है दिस डज नॉट कंप्लीटली डिफाइन द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, मतलब कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर को पूरा डिफाइन नहीं करता। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो पिरामिड ऑफ नंबर जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में वो अपराइट देखने को मिलता है, लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर्स इन्वर्टेड भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पिरामिड ऑफ बायोमास। देखो पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होता है, इन दिस अप्रोच जो इंडिविजुअल्स होते हैं ईच ट्रॉफिक लेवल आर वेट इंस्टेड ऑफ बीइंग काउंटेड। मतलब कि देखो भाई, हमने पिरामिड ऑफ नंबर्स में क्या करते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने होने चाहिए, जैसे 5 हैं, इधर फिर 10 हो गए, इधर 15 हो गए, लेकिन हम उनका वेट नहीं देख रहे। अभी बताया ना कि हमारा पिरामिड ऑफ नंबर में ऑर्गेनिज्म का साइज मैटर नहीं करता, लेकिन जो पिरामिड ऑफ बायोमास में हम क्या करते हैं, काउंट नहीं मैटर करता बल्कि उनका वेट मैटर करता है। समझ आ गई? पिरामिड ऑफ नंबर में इंडिविजुअल के नंबर्स मैटर करते थे, वेट मैटर नहीं करता था, लेकिन पिरामिड ऑफ बायोमास में
जो मतलब कि इंडिविजुअल का काउंट मैटर नहीं करता, इंडिविजुअल का वेट मैटर करता है। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ जो बायोमास है ये भी आपके दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अपवर्ड भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं अपवर्ड कहाँ पे होते हैं। देखो गाइस, जो अपवर्ड पिरामिड है ये मेनली आपको लैंड इकोसिस्टम में दिखेगा। ठीक है, मतलब कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास है यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे और स्मॉलर ट्रॉफिक लेवल पे लाइक मतलब कि आप समझ गए ना, अपराइट का मतलब क्या होता है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे जो क्या है डिक्रीज हो रहा है, क्या बायोमास डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इकोसिस्टम लैंड इकोसिस्टम में क्या है, बेस पे क्या है लार्ज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, और टॉप पे क्या है स्मॉल क्या है कंज्यूमर्स है। मेरी बात समझ में आ गई, उनका वेट। ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड में क्या होता है, ये मेनली एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाया जाएगा, जहां पे आपको देखना मिलेगा कि बेस में जो वेट है वो क्या है लेस है और जाते ऊपर जाते जाते थे जो बायोमास है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये आपको समझ में आ गया कि अपवर्ड होता है और इन्वर्टेड होता है। लेकिन देखो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, अपवर्ड कहाँ पे होता है, मेनली टेरेस्ट्रियल लैंड इकोसिस्टम में होता है। इन्वर्टेड कहाँ होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। किसके केस में, पिरामिड ऑफ बायोमास के केस में। देखो गाइस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरह अभी हमने पढ़ा पिरामिड ऑफ नंबर, उसमें हमने देखा ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मेनली क्या होता है अपवर्ड होता है। ठीक है, तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग आपसे पूछ सकता है। ठीक है, थर्ड है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऑलरेडी बता दिया है पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपवर्ड होता है। ठीक है, या फिर अपराइट होता है। क्यों, क्योंकि हमेशा जो एनर्जी है वो हर एक ट्रॉफिक लेवल में जाके क्या है, जब वो वन ट्रॉफिक लेवल टू सेकेंड ट्रॉफिक लेवल जो एनर्जी है वो घटती है। कल भी बताया था 10% लो होता है, उसके अंदर यही होता है कि वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल हमेशा एनर्जी ओनली 10% ही ट्रांसफर होती है। ठीक है, टू कंपेयर द फंक्शनल रोल्स ऑफ द ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, एक एनर्जी पिरामिड ये मोस्ट सुटेबल है। एनर्जी पिरामिड ये बताता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें क्या होता है कैसे सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड हीट एनर्जी में हर ट्रॉफिक लेवल में, और हर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का कुछ लॉस होता है। देखो आपको पता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। मतलब देखो गाइस क्या है, जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो कुछ एनर्जी क्या होती है लॉस होती है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, देख लेकिन क्यों एनर्जी है तो वो एनवायरमेंट में ना, है तो वो एटमोस्फेयर में एनर्जी कहीं नहीं जाएगी, ना वो डिस्ट्रॉय होती है ना वो क्रिएट होती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। लाइक सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है या फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, सो एट ट्रांसफर टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैंस जो एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा अपवर्ड होता है और सबसे ज्यादा एनर्जी आपको कहां मिलेगी, एट द बॉटम। ठीक है, नेक्स्ट है पोल्यूटेंट एंड द ट्रॉफिक लेवल। पोल्यूटेंट्स का ट्रॉफिक लेवल से क्या लेना देना। देखो गाइस सबसे कम जो पोल्यूटेंट्स है वो प्राइमरी आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल बढ़ता रहेगा जो पोल्यूटेंट्स हैं उनकी कंसेंट्रेशन बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये केस में हमेशा क्या होता है इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, इसमें क्या होता है किस तरह से जो पोल्यूटेंट्स हैं वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे मूव करते हैं। दो प्रोसेस होता है, एक बायो एक्यूमुलेशन, दूसरा होता है बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन में क्या होता है, किस तरह से जो पोल्यूटेंट्स हैं आपकी फूड चेन में एंटर करते हैं। जैसे आप क्या करते हो, फूड क्रॉप्स लाइक उगाते हो तो आप फर्टिलाइजर देते हो, तो उस तरह से पोल्यूटेंट्स किस तरह से फूड चेन में एंटर करते हैं। अब वही आपने वेजिटेबल्स आपने खाए तो वो आपकी बॉडी में एंटर करती है। ठीक है, और जैसे वो आपकी बॉडी में एंटर करती हैं सो देयर इज एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ दैट पोल्यूटेंट फ्रॉम द एनवायरमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। बायो एक्यूमुलेशन में क्या होता है, मेनली किस तरह से पोल्यूटेंट आपकी बॉडी में एंटर करके वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, देखो नाम से समझ में मैग्नीफाई हो रहा है, मतलब कि जब पोल्यूटेंट एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाएगा तो जो पोल्यूटेंट की जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ जाती है। जैसे गाइस हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, लेकिन जो पोल्यूटेंट का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होता है। लाइक अगर यहाँ पे 10% अगर उसने पोल्यूटेंट लिया तो सेकंड लेवल पे वो शायद 40% या 50% पोल्यूटेंट लेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमेशा वन ट्रॉफिक लेवल टू सेकंड ट्रॉफिक लेवल एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है और पोल्यूटेंट हमेशा इंक्रीज होता है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होता है। इट रेफर्स की हाउ कि जो पोल्यूटेंट्स की क्या टेंडेंसी है कि जब वो एक ट्रॉफिक लेवल से
दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाता है तो वो कितना उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ती है। अब वो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो there is an increase in the concentration of pollutant from one link in a food chain to another। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। देखो अभी क्या है, कुछ पोल्यूटेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, अगर वो शॉर्ट लिव्ड होंगे या फिर मोबाइल नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स वो क्या होंगे, मतलब वो उतना फर्क नहीं देंगे, मतलब कि वो कंसेंट्रेटेड नहीं होगा। लेकिन अगर पोल्यूटेंट को बायोमैग्नीफाई होना है, उसको अपनी कंसेंट्रेशन बढ़ानी है, तो उसको लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल का मतलब क्या है, एकदम से चलता फिरता रहना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए, सोल्यूबल होना चाहिए। अगर फैट में सोल्यूबल होगा तो वो इजीली क्या कर लेगा, वहां पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, और हम कोशिश करते हैं इनमें से कुछ ना हो, ताकि वो पोल्यूटेंट की कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी में ना हो। ठीक है, अगर पोल्यूटेंट एक्टिव बायोलॉजिकल नहीं है तो वो बायोमैग्नीफाई नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं कोज करता। अगर कोई भी जो पोल्यूटेंट है अगर वो बायोमैग्नीफाई नहीं होगा तो ऑफकोर्स वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेगा। तो गाइस आई होप आपको समझ, जैसे डीडीटी का इन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे हम फूड में डीडीटी को यूज करते हैं तो वो इतना बायोमैग्नीफाई नहीं होता है, इसलिए अभी तक उसको गवर्नमेंट ने अलाउड किया हुआ है। नेक्स्ट है बायोटिक इंटरेक्शन क्या होते हैं। देखो गाइस, ऑर्गेनिज्म में कुछ इंटरेक्शंस होती हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है एंड देयर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, आप जैसे आप भी तो इंटरेक्शन करते हो ना, लाइक आप भी मतलब कि प्लांट को खाते हो, ठीक है, या फिर आप किसी मतलब कि उसको खा रहे हो, किसी एनिमल को खा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म विच इज फंडामेंटल फॉर आवर सर्वाइवल एंड द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, देखो अभी ये जो हम जितने भी टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको लर्न करने का तरीका बहुत ईजी तरीका मैं आपको समझाने वाली हूँ। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 5 तरह के होते हैं। तो म्यूचुअलिज्म, देखो म्यूचुअलिज्म में देखो मेरे पे ध्यान देना जो मैं आपको बता रही हूँ। प्लस प्लस याद रखो, दोनों स्पीसीज बेनिफिट हो रही है। ठीक है, कमेंसलिज्म का मतलब क्या होता है, एक स्पीसीज बेनिफिट हो रही है, दूसरी स्पीसीज को फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब वो उसको कोई अनअफेक्टेड है। कॉम्पिटिशन में क्या होता है, दोनों स्पीसीज को हार्म हो रहा है, मतलब नेगेटिव। प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म में क्या हो रहा है, एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है, दूसरी स्पीसीज को हार्म होता है। ठीक है, प्रीडेशन का मतलब क्या होता है, आप मार रहे हो किसी को। ठीक है, अमेंसलिज्म का क्या होता है, एक स्पीसीज को फर्क पड़ रहा है और दूसरी स्पीसीज को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। न्यूट्रलिज्म में क्या होता है, ना ही किसी को बेनिफिट हो रहा है और ना ही किसी को हार्म हो रहा है। सिंपल बात ये है। मेरी बात समझ में आ गई? अब आपको इस साइन का मतलब समझ में आ गया। प्लस मतलब क्या होता है कि वो बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव का मतलब है हार्म पड़ रहा है, और जीरो का मतलब क्या है, अनअफेक्टेड। ठीक है, तो गाइस इसमें यह बताया कि ऑर्गेनिज्म में किस तरह की इंटरेक्शन होती है। सबसे पहले म्यूचुअलिज्म होता है जिसमें दोनों स्पीसीज बेनिफिट करती हैं। जैसे एग्जांपल दे दिया पोलिनेशन में, इसमें क्या जो पोलिनेटर है उसको अपना फूड मिलता है, और जो प्लांट जो अपना पोलन ट्रांसफर कर रहा है अदर फ्लावर्स को, वो उससे रिप्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कमेंसलिज्म में, और ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बेनिफिट होता है और जो दूसरी स्पीसीज होती है वो अनअफेक्टेड होती है। जैसे काउ डंग, आपको गोबर मिल रहा है, ठीक है, उससे आप फूड प्रोड्यूस कर रहे हो, शेल्टर प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा काउ को वो डंग प्रोड्यूस करने से। ठीक है, कंपटीशन का मतलब क्या होता है, हम कंपटीशन करते हैं, उसमें क्या दोनों की दोनों स्पीसीज को क्या मिलता है, हार्म हो रहा है। ठीक है, बाय द इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर दो स्पीसीज सेम फूड को खा रही हैं और दोनों के लिए वो फूड इनफ नहीं है, तो दोनों को लेस फूड मिलेगा, और देन दे वुड, मतलब कि सपोज करो अगर आपको अकेले को वो खाना मिल जाता तो वो आपके एक तो बेनिफिट हो जाता, लेकिन कंपटीशन होगा तो दोनों को आधा मिलेगा, तो इसमें दोनों को किसी को बेनिफिट नहीं होगा, दे विल बोथ सफर अ शॉर्टेज ऑफ फूड। ठीक है, प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म में नाम पता चल रहा है। ठीक है, जैसे कौवा है, कौवा को किसी पैरेट को खाना है तो कौवा के पैरेट मर जाएगा तो उसको हार्म होगा, कौवे को बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, वन स्पीसीज बेनिफिट अदर इज हार्म। ठीक है, एग्जांपल जैसे वन फिश ने किल किया एंड ईट्स। ठीक है, तो दैट इज, ठीक है। नेक्स्ट है अमेंसलिज्म, ऑलरेडी बता दिया, एक को हार्म होता है दूसरे को अनअफेक्टेड होता है। ठीक है, वन स्पीसीज इज हार्म एंड अदर इज अनअफेक्टेड। जैसे जो देखो मेनली ऐसा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में होता है जहां बड़े बड़े पेड़ होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ होते हैं, तो छोटे पेड़ को इसकी हाइट की वजह से इसके ऊपर सनलाइट नहीं आती करती। ठीक है, तो लार्ज ट्री शेड्स अ स्मॉल प्लांट रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ स्मॉल, इसकी वजह से जो स्मॉल प्लांट है इसकी जो ग्रोथ है इसको हार्म पड़ता है, जबकि इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो स्मॉल प्लॉट हैज नो इफेक्ट ऑन द लार्ज ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रलिज्म, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही किसी को बेनिफिट हो रहा है ना ही किसी को हार्म हो रहा है। परहैप्स इन सम इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, जो कॉस्ट एंड बेनिफिट्स हैं दे आर एक्सपीरियंस बाय ईच पार्टनर एंड एग्जैक्टली द सेम सो दैट दे सम टू
इजी हो। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 6 की 6 जो डेफिनेशंस है, जो टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आप भूल जाते होंगे, तो मैं आपको तभी मैंने इसको आपको बहुत इजीली तरह से बता दिया। ठीक है, म्यूचुअलिज्म आप देखो नाम से समझ सकते हो, जैसे आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं तो आप दोनों को बेनिफिट होता है उस चीज से। ठीक है, प्रीडेटर नाम से ही पता चल रहा है कि यार मैं किसी को खा रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब कि एक पॉजिटिव है, एक को हार्म में होएगा और एक को बेनिफिट होएगा। ठीक है, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म में शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, लेकिन कमेंसलिज्म में एक बेनिफिट होता है और दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अमेंसलिज्म में एक हार्म होता है और दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में आते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है? देखो गाइस, आपकी जो कुछ ना कुछ साइकिल चलती रहती है लिविंग और नॉन लिविंग में। ठीक है, देखो नॉन लिविंग क्या हो गया, जिससे आपने एयर ब्रीथ करी, तो नॉन लिविंग क्या है? एयर, O2 नॉन लिविंग ही तो है ना। आपने लिविंग में ब्रीथ करी और फिर आप कुछ क्या कर दोगे, आप कुछ नॉन लिविंग में क्या कर दोगे, भेज दोगे। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स या मिनरल्स का क्या लगा रहता है, हमेशा सर्कुलेशन चला रहता है फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग और फिर वापस लिविंग टू नॉन लिविंग ऑफ द इकोसिस्टम, किसी भी इन मोर और लेस सर्कुलर फैशन। ये जो सर्कुलर फैशन है इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, मतलब कि एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट बना रहना, फ्लो बना रहना फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग और नॉन लिविंग टू लिविंग, इट इज कॉल्ड एज अ बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, लाइक आप क्या करते हो, मतलब कि जैसे हम क्या है पहले, लाइक हम अपनी लाइफ के लिए हम कुछ प्लांट से ले रहे हैं, ठीक है, खा रहे हैं, और फिर जब हम मर जाते हैं तो हम डिकम्पोज कर देते हैं। तो मतलब कि पहले हमने नॉन लिविंग से लिया लिविंग ने, फिर लिविंग ने क्या कर दिया, वही चीज वापस नॉन लिविंग में भेज दिया। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक तरह की बायोजियोकेमिकल साइकिल हो गया। इसमें क्या होगा गाइस, न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ेंगे हम। न्यूट्रिएंट साइकिल एक कंसेप्ट है जिसमें ये डिस्क्राइब किया कि किस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिजिकल एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर होते हैं, बता दिया। जैसे O2 किस तरह से मैन में ट्रांसफर होती है और सब्सिक्वेंटली किस तरह से वो रिसाइकल बैक हो जाती है टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। इसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। ये ऑफ कोर्स इट इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ और ये इकोलॉजी का एक फंक्शन है इन मैनी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। इस ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए जो न्यूट्रिएंट साइकिल है इट शुड बी बैलेंस्ड एंड स्टेबल। ठीक है, देखो न्यूट्रिएंट साइकिल कितने टाइप्स की होती है? देखो दो तरह की हो सकती है न्यूट्रिएंट साइकिल, या तो परफेक्ट होगी या इम्परफेक्ट होगी। जो परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल होगी वो होगी जिसमें जैसे ही न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम किया जाता है उसी वक्त उसको यूटिलाइज, मतलब कि वैसी जैसे न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड एज फास्ट एज ए यूटिलाइज। ठीक है, मतलब सपोज करो यहाँ अगर आपकी दुकान है, जैसे ही आपने 5 पेन्स बेचे उसी वक्त आपके 5 पेन्स वापस भी आ गए आपने। ठीक है, आपने रीस्टॉक कर लिया। ठीक है, परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल होती है वहां जहां पे न्यूट्रिएंट्स को जल्दी रिप्लेस किया जाता है जैसे ही वो यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं, मोस्टली गैसियस साइकिल्स होती है जो क्या होती है, परफेक्ट साइकिल होती है। ठीक है, जो सेडिमेंट्री साइकिल्स होती है वो थोड़ी रिलेटिवली इम्परफेक्ट होती है क्योंकि उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है और वो रिसाइकल होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, जिसकी वजह से वो इमीडिएट क्या होते हैं, रिसाइकल नहीं हो पाते। ठीक है, एज सम न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट फ्रॉम द साइकिल एंड गेट लॉक्ड इनटू द सेडिमेंट्स सो बिकम अनअवेलेबल फॉर इमीडिएट साइक्लिंग। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब एक बार पढ़ लेते हैं गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल कौन सी होती है। देखो गाइस, गैसियस साइकिल वो साइकिल्स होती हैं जहां पे हमें कुछ मिल रहा है, लाइक कोई भी हमारा जो फिजिकल एक्सचेंज हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स का जो फिजिकल एक्सचेंज हो रहा है वो हमारा एटमॉस्फेयर या फिर हाइड्रोस्फेयर के साथ हो रहा है। ठीक है, लाइक एयर और वाटर के साथ अगर हमारा फिजिकल एक्सचेंज हो रहा है ऑफ एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स, देन दिस साइकिल इज कॉल्ड एज गैसियस साइकिल। जैसे होगी आपकी वाटर साइकिल, ठीक है, और या फिर कार्बन साइकिल। ठीक है, सेडिमेंट्री साइकिल वो होती है जहां पे जो रिजर्वर है, मतलब जहां आप जो लाइक ले रहे हो, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज, वो किससे ले रहे हो, अर्थ का, लेकिन लैंड से ले रहे हो। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई। What is the difference between gaseous cycle and sedimentary cycle? In the gaseous cycle, the reservoir is either atmosphere or hydrosphere, whereas in sedimentary cycle, the reservoir is the earth crust. ठीक है, तो नेचर ऑफ द रिजर्वर पे दो तरह की साइकिल है, मैंने आपको बता दिया, गैसियस एंड द सेडिमेंट्री साइकिल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गैसियस साइकिल। देखो गाइस, गैसियस साइकिल्स में कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसका है वाटर साइकिल। आपको पता होगा वाटर साइकिल में क्या होता है। ठीक है, वाटर का सर्कुलेशन होता है अर्थ और एटमॉस्फेयर में, विच इज ड्राइवन बाय सोलर एनर्जी। ठीक है, वाटर मूव्स फ्रॉम वन रिजर्वर टू अनदर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। सबसे पहले इवेपोरेट होता है। ठीक है, लाइक यहाँ पे आपका मतलब पानी पड़ा है, लेट अस सपोज ये पानी है। ठीक है, ये इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट कैसे होता है, ये सोलर एनर्जी क्या करती है, इस पानी को इवेपोरेट कर लेती है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है गाइस, जो पत्ते होते हैं, पेड़ के पत्ते होते हैं, वो कुछ पानी छोड़ते हैं। ठीक है,
उस प्रोसेस से क्या होता है, जो वाटर है वो अर्थ से कहाँ जाता है, एटमोस्फेयर में जाता है। ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है, जैसे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है। अब वो किस फॉर्म में चला गया, कंडेंसेशन हो गया। ठीक है। फिर प्रेसिपिटेशन मतलब फिर अब उसको जब क्लाउड्स भर जाएंगे तो वो उसको प्रेसिपिटेट कर देगा। प्रेसिपिटेट मतलब रेनफॉल की फॉर्म में, आइदर इन स्नो फॉर्म। ठीक है। फिर उस वाटर का यहाँ डिपोजिशन होगा। ठीक है। रन ऑफ भी हो सकता है। ठीक है। रन ऑफ मतलब कि बह रहा है पानी। ठीक है। इनफिल्ट्रेशन या ग्राउंड वाटर फ्लो हो सकता है। ठीक है। तो आप देख सकते हो वाटर साइकिल आप सबको पता होगा, बेसिक आपने 6-7 में पढ़ा होगा। ठीक है। किस तरह से अर्थ और एटमॉस्फेयर में वाटर का फ्लो होता है विद द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और डिपोजिशन। ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्बन साइकिल। जब आपको पता है विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो गाइस आप चाहे ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लेकिन आपको पता है कि ऑक्सीजन के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल करते हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं तब हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक्सहेल करते हैं। बस ये है कि हम थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। ठीक है। तो विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है ना कार्बन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। बिकॉज ये आपकी कार्बोहाइड्रेट्स का एक सोर्स है जो आपको फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स जब अपना खाना बनाते हैं तो उसकी फॉर्म में आपको प्रोड्यूस होता है। ठीक है। ये क्या करता है, इट इज द एलिमेंट जो कनेक्ट करता है ऑल द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम कोल एंड ऑयल टू डीएनए। ठीक है। दैट इज द डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, जो कंपाउंड आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ये आपको पता हो। ठीक है। कार्बन साइकिल में भी क्या होता है, कार्बन का एक्सचेंज होता है किसके बीच में, एटमॉस्फेयर और ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ठीक है। देखो गाइस, जो कार्बन साइकिल हो गया, वाटर साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है, गैसेस साइकिल के एग्जांपल है। ठीक है। क्योंकि देखो ऑक्सीजन, वाटर, ये भी किसके बीच में हो रहा है, एटमॉस्फेयर और अर्थ के बीच में हो रहा है। ठीक है। हाँ, अभी हम क्या पढ़ते हैं, कार्बन किस तरह से एटमॉस्फेयर में मूव करती है, मूव टू ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबको पता है, मैंने कल भी बताया था किस तरह से इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक से हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है। तो कार्बन एटमॉस्फेयर में कैसे मूव करता है, एटमॉस्फेयर से सबसे पहले वो ग्रीन प्लांट्स में मूव करता है विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फिर हम एनिमल्स क्या उनको कंज्यूम कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन से हम क्या करते हैं, वापिस एटमॉस्फेयर में उसको रिटर्न कर देते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, सिंपल है। सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसने ली, प्लांट्स ने ली, प्लांट्स या एनिमल्स ने ली। ठीक है। फिर एनिमल्स मतलब या फिर ह्यूमंस लिख लो, फिर ह्यूमंस क्या करते हैं, ये ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ करके वापस ये एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, किसको, CO2 को। ठीक है। तो इस तरह से किस तरह से कार्बन का साइकिल बना रहता है। ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल क्या करते हैं, एक लास्ट पढ़ लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि जो वाटर साइकिल और कार्बन साइकिल है ये बहुत ज्यादा बेसिक है, लेकिन जो नाइट्रोजन साइकिल है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है। देखो जो नाइट्रोजन साइकिल है ये बहुत ज्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है हमारा प्रोटीन का। आपको पता है प्रोटीन होते क्या है, एक अमीनो एसिड्स ही होते हैं। ठीक है। और प्रोटीन ही हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नियरली 16% ऑफ बाय वेट ऑफ ऑल द प्रोटीन। देखो गाइस, आपको पता है जो एटमॉस्फेयर में नियर अबाउट 79% नाइट्रोजन है। ठीक है। ठीक है। तो नाइट्रोजन की सप्लाई एटमॉस्फेयर में बहुत जाता है, इनएग्जॉस्टिबल मतलब कि कभी खत्म होने वाली सप्लाई है इसमें। देयर इज एन इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। लेकिन दिक्कत क्या है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो एलिमेंटल फॉर्म में होती है, जिसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है। इसलिए उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको फिक्स करना पड़ता है। ठीक है। बट द एलिमेंटल फॉर्म कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए हमें इसको फिक्स करना पड़ता है। ठीक है। और कैसे करना पड़ता है, पहले उसको एमोनिया में कन्वर्ट करो, या नाइट्राइट्स में, या नाइट्रेट्स में। मेरी बात समझ आ गई, NH3 NO2 माइनस NO3 माइनस। ठीक है। सो हमें सबसे पहले करना पड़ता है नाइट्रोजन को या तो हमें एमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ता है, या फिर हमें नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, या फिर हमें नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। अर्थ में ये काम कौन करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए 3 तरह से काम किए जा सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको फिक्स करते हैं, आइदर बैक्टीरिया और द ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। हम कुछ मैन भी करते हैं, जैसे आप फर्टिलाइजर्स बनाते हो, वो क्या करते हैं, हम उसको अमोनिया नाइट्रोजन को हम फिक्स करते हैं, या फिर क्या करते हैं, कुछ नेचुरल फिनोमिना से भी, जैसे थंडर हो गया, लाइटनिंग हो गई, उससे भी नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। ठीक है। हाउएवर क्या हो रहा है कि नेचुरल साइकिल के थ्रू जो मतलब कि नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है वो कम हो रहा है एज कम्पेयर टू जो मैन नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं वो ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन जो एक बिल्डिंग ब्लॉक है या प्रोटीन का एक सोर्स है वो ना रह के पोल्यूटेंट की फॉर्म में एक्ट कर रहा है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय मैन थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैज फार एक्सीडेड द नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय द नेचुरल साइकिल।
एज अ रिजल्ट जो नाइट्रोजन है इट हैज बिकम अ पॉल्यूटेंट, जो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन के बैलेंस को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से एसिड रेन आ रही है, यूट्रोफिकेशन हो रहा है, या फिर हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स हो रही है, मतलब कि बहुत ज्यादा एल्गी की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स होने। ठीक है, जो हमारी जैसे आपका लेक्स पोन्ड्स में क्या है, एक तरह से ज्यादा कीचड़ जम जाता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाना है। ठीक है, जो हमारे एनवायरमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है, जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है, उसको फिक्स करते हैं अमोनियम आयंस में। ठीक है, इसके अंदर वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो ये काम करते हैं, जैसे एजोबैक्टर हो गया, ठीक है, या कुछ क्लोस्ट्रिडियम हो गया, ठीक है, या फिर कुछ सिम्बायोटिक निट्रिफिंग बैक्टीरिया हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट जैसे पल्सेस इन सब में होते हैं। ठीक है, या फिर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो नॉन लेग्यूमिनस रूट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे रिजोबियम। ठीक है, एज वेल एज ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो गाइस, इस पैराग्राफ में यही बताए हैं कि कौन कौन सी जो बैक्टीरिया है या जो स्पीसीज हैं जो आपका एलिमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। इसमें नाम बता दिए, एक हो गया एजोबैक्टर हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया, कुछ क्या हो गया लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो नाइट्रिफिंग बैक्टीरिया वो करते हैं, रिजोबियम हो गया जो कि एक नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में रहते हैं। ठीक है, जो अमोनियम आयंस हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स का लेते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसे यूज करते हैं, और जहां पे उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है टू आइदर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बाय टू ग्रुप ऑफ स्पेशल बैक्टीरिया। देखो अब मैं आपको बताती हूँ, एक आप याद रखना। देखो एमोनिया कौन लेता है, प्लांट्स लेते हैं। ठीक है, अब एमोनिया को हम कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में और या फिर नाइट्रेट्स में। अब ये कौन करते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स में, कुछ करते हैं नाइट्रेट में। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, जो क्या करता है एमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है। उसी तरह एक बैक्टीरिया होता है नाइट्रोबैक्टर जो नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अभी बताया कि जो अमोनिया आयंस है वो डायरेक्टली प्लांट्स ले लेते हैं एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन उसके बाद वहां पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उसको कन्वर्ट कर देते हैं आइदर टू नाइट्राइट्स और द नाइट्रेट्स, और कौन करते हैं उनका नाम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को नाइट्राइट्स में, और फिर जो नाइट्राइट को वापस नाइट्रेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं वो कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर करता है। ठीक है, ये जो नाइट्रेट्स होते हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है सोइल में, और फिर वो प्लांट्स अपने आप लेते हैं और उनको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करके जो उनका प्रोटीन का एक सोर्स है उसमें यूज करते हैं। ठीक है, यही काम किया हो जाता है। ऑफकोर्स फिर प्लांट्स को कौन खाता है, हम एनिमल्स खाते हैं, तो ऐसे ही हाइड्रोफिक लेवल्स में चले जाते हैं। फिर जब आप एक्सक्रीटा करते हो, आपका जो यूरिन है उसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, या फिर जब ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो नाइट्रोजन वापस सोइल में चला जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया किस तरह से हमने पहले बैक्टीरिया ने एलिमेंटल नाइट्रोजन को हमारे फिक्स किया है ताकि हम उसको यूज कर सके। फिर जब ह्यूमन मर जाते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो वो वापस सोइल में रिटर्न हो जाते हैं, नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में। अब देखो गाइस, जब से हमने एलिमेंटल नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया, उसी तरह जब उसको वापस जाना होता है एटमॉस्फेयर में तो हमें अमोनिया को भी एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, जैसे गाइस कभी देखो आप, जैसे जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मरता है, एनिमल मरता है या फिर ह्यूमन भी मरता है, उसकी बॉडी से स्मेल आती है। ठीक है, इवन व्हेन यू यूरिनेट तब भी स्मेल आती है। वो क्यों आती है, बिकॉज आपकी हमारी बॉडी में ये जो नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है ये स्मेल उसकी होती है। ठीक है, इसलिए जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डाई होता है या फिर व्हेन यू यूरिनेट देयर इज अ स्मेल। ठीक है, कुछ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सोइल नाइट्रेट्स होते हैं जो कि सोल्यूबल होते हैं इन वाटर। ठीक है, दे ट्रांसपोर्टेड अवे बाय सरफेस रन ऑफ वाटर इन सोइल। साथ में क्या है, मैंने आपको बताया डीनेट्रिफिंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे स्यूडोमोनास। मतलब देखो मैंने अभी आपको बताया जैसे हम एलिमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसी तरह जब हमें वापस सोइल में वो नाइट्रोजन आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया, उस एमोनिया को वापस हमें एलिमेंटल में कन्वर्ट करना होता है। और वो कौन करते हैं, कुछ डीनाइट्रिफिंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे स्यूडोमोनास होते हैं, जो क्या करते हैं नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स को एलिमेंटल नाइट्रोजन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से जो नाइट्रोजन है वो वापस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और हमारी जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। उसी तरह जो नेचुरली अगर देखा जाए, कुछ पीरियोडिक थंडरस्टॉर्म्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं गैसियस नाइट्रोजन को इन द एटमॉस्फेयर टू अमोनियम नाइट्रेट। मतलब कुछ थंडरस्टॉर्म होते रहते हैं बीच बीच में। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है उसे कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में या नाइट्रेट्स में। ठीक है, और फिर जब वो अर्थ सरफेस में प्रेसिपिटेशन की थ्रू आ जाती है, बारिश के थ्रू आ जाती है, और उसके बाद जो सोइल्स को यूटिलाइज कर देती है बाय प्लांट्स। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, बाकी जो सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।